नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुख करेंगे खबरों का। उत्तराखंड की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार अब किसी पहेली से कम नहीं रह गया है। राज्य में कुल 70 विधानसभा सीटें, 11 कैबिनेट मंत्री की जगह और फिलहाल केवल 6 मंत्री हैं, यानी 5 कुर्सियां खाली हैं। और सवाल यही है कि कब भरी जाएंगी मंत्रियों की ये सीटें। भाजपा विधायक खजान दास ने साफ कहा है कि अब वक्त आ चुका है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विवेक है, लेकिन केंद्र और प्रदेश नेतृत्व की रायशुमारी के बाद इसे जल्द ही किया जा सकता है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत और मांग दोनों ही है। वहीं कांग्रेस ने इस देरी पर तंज कसा है। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का असली कारण वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच अंतर्कलह है। 3 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री एकला चलो की राह पर हैं। ज्योतिषीय निर्देशों पर फैसले हो रहे हैं और चुनिंदा मंत्री ही आदेश मान रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश का कामकाज प्रभावित है। उत्तराखंड की राजनीति अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां विपक्षी बयानबाजी से ज्यादा खतरनाक है अर्बन नक्सल गैंग की सक्रियता, और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब खुलकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक मंच से दो टूक कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अर्बन नक्सल गैंग के लोग प्रदेश में जिहादी मानसिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि अगर प्रदेश में अर्बन नक्सली गैंग की एंट्री हो चुकी है तो भाजपा की केंद्र व राज्य की सरकार क्या कर रही है? क्यों सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है? क्या सरकारी तंत्र फेल हो चुका है, या सरकार प्रदेश की जनता को अर्बन नक्सली गैंग बता रही है? ये सोचने वाला विषय है। धामी सरकार अपने 5 सालों के कार्यकाल में प्रदेश का विकास तो कर नहीं पाई है, लेकिन जनता को जिहादी जरूर बता रही है। हाँ, कि आपने पहले उन्हें अर्बन नक्सली कहा और बाद में सरकार उनके सामने झुक जाती है। तो ना तो अर्बन नक्सली थे, वो बेरोजगार साथी थे। और जब परीक्षाएं आहूत की गई तो पर्चा लीक हुआ, उन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम किया, सड़क पर उतरने का काम किया, उनको सभी लोगों ने अपना समर्थन देने का काम किया। तो जब सब लोगों ने समर्थन दिया तो फिर सरकार को बेवकूफ़ बनाना पड़ा। तो कहाँ गया अर्बन नक्सल? बताए ना, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हो, बताए ना कहाँ गया अर्बन नक्सल? ये बातों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे लोग करते हुए आपको क्या? हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं बात करूं, कुछ दिन पहले जो है ये जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, तो पेपर लीक में जो है धरने पे बैठे हुए तो कुछ लोग और तो उन दिनों जो है कुछ नारे लगे थे। तो लेकिन उसमें सरकार ने कहा था कि ये जो है कुछ इस तरीके के लोग वहाँ प्रदेश में घुस गए हैं, कुछ इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं कि जो जैसे जिस तरीके से जो अर्बन नक्सल होते हैं उनके तरीके से। तो उसी पे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो अगर इस तरीके की गतिविधियां या कुछ हो रहा है प्रदेश में तो क्या कर रही है इनकी इंटेलिजेंस? क्योंकि उन्होंने उनका कहना भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि इस समय प्रदेश में सरकार जो है भाजपा की है और केंद्र में भाजपा की है। कहते हैं अगर इधर इस तरीके की कहीं गतिविधियां दिख रही हैं, कुछ हो रहा है, तो क्यों वो जो है सरकार कार्रवाई नहीं करती है? और
उस प्रदर्शन में हर किसी ने समर्थन किया था छात्रों का, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, चाहे यूपीडी की बात करूं, चाहे मैं अन्य दलों की बात करूं, सबने समर्थन किया था कि इस तरीके की जो है पेपर लीक जो होता है तो ये छात्रों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और वहां पे भी जब सरकार ने लगातार जिस तरीके से जिहादी वाली बात करी थी कि पेपर जिहाद, तो वहां पे भी झुकना पड़ा सरकार को, और सरकार ने फिर अपना फैसला वापस लिया और फिर जो है खुद मुख्यमंत्री धामी छात्रों के बीच गए और छात्रों के साथ बातचीत करके फिर उनका धरना खत्म करवाया और साथ में सीबीआई जांच की मांग करी। वो कर रहे थे छात्र, उसकी संस्तुति की, साथ ही जो है पेपर को रद्द करके दोबारा होने की बात करी। तो इसी पे लगातार सियासी घमासान चल रहा है और अब बहुत जल्दी चुनाव है 2027 में, 1 साल बाकी रह गया, तो 1 साल बाकी रह गया तो इसके लिए अब लगातार घमासान हो गया है कि प्रदेश में चुनाव है तो किसी न किसी की कोई चर्चाएं चली रही हैं, तो उसको लेकर लगातार बातें हो रही है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। सड़कों पर आवारा घूमते हुए पशुओं के कारण इंसान तो चोटिल हो ही रहे हैं, लेकिन इससे जानवरों की जान को भी खतरा पैदा हो चुका है। वहीं प्रदेश के पशुपालन, शहरी विकास और पंचायती राज विभाग ने मिलकर 65 नई गौशालाएं बनाने का लक्ष्य तय किया है, जहां इन आवारा घूमते पशुओं को शिफ्ट किया जाएगा। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार गौशालाओं का निर्माण कर आवारा पशुओं को रखने का काम कर रही है, लेकिन राज्य में पशुओं की संख्या 18 लाख से ज्यादा है। ऐसे में जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जानवरों को सड़कों पर ना छोड़ें और उनका ध्यान रखा जाए। लोगों की मानसिकता बदलनी जरूरी है। अगर लोगों को कहीं ये लगता है कि वो वृद्ध अवस्था में गाय जा रही है या बीमार हो रही है या दूध कम दे रही है, तो उनको सड़कों पे छोड़ने वाले हम ही लोग हैं। तो हम जितनी भी गौशालाएं बना लें, हम इतने जानवरों को गौशाला में नहीं शिफ्ट कर पाएंगे जितने जानवर उत्तराखंड में हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से भी निवेदन यही है कि जिस जानवर को हमने माता का दर्जा दिया है, गौ माता कहते हैं, कम से कम उसको वृद्ध अवस्था में, बीमारी में, दूध कम होने पे, मरने के लिए सड़कों पे ना छोड़ें और उसका ध्यान रखें। सरकार पूर्ण कोशिश कर रही है कि सड़कों पे जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्याएं हैं ये गौवंश की जो सड़कों पर है, जिससे किसान का भी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और जानवरों को भी हानि पहुंच रही है। हम उसके समाधान के लिए लगातार तत्पर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता को भी कहीं ना कहीं इसमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा और अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में बीजेपी संगठन और सरकार दोनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जहां संगठन अपने कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ने में जुटा हुआ है, वहीं सरकार ने भी जमीनी स्तर पर अपने कामकाज की पड़ताल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक नई रणनीति अपनाई है। अब सचिवों को सीधे फील्ड में भेजा जा रहा है। हालांकि बीच में ये प्रक्रिया ठंडी पड़ गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दीपावली के बाद मुख्यमंत्री जिलों के दौरे पर निकलेंगे। उससे पहले सभी प्रभारी सचिवों और सचिवों को अपने जिलों का दौरा कर योजनाओं की ज़मीनी स्थिति का निरीक्षण करने और जनता से मुलाकात कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। देखिए, प्रभारी सचिवों के विषय में प्रारंभ में तो हमने 2023 में इस पर कार्रवाई की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश थे, लेकिन बाद में नियोजन विभाग ने उसका शासनादेश कुछ परिवर्तित करके निकाला है, तो अब उसकी मॉनिटरिंग तो नियोजन विभाग कर रहा है। जितने भी प्रभारी सचिवगण या सचिवगण भी हमारे अभी माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी आदेश दिए हैं कि सचिवगण भी सब जगह विजिट करेंगे, तो उसका तो लेखा जोखा नियोजन विभाग देख रहा है। माननीय मंत्रीगणों का जब जब भी विजिट रिपोर्ट आती हैं तो तब तक उस पर कार्रवाई होती है। हम संबंधित विभागाध्यक्ष को या आवश्यक हुआ तो अगर वो जिला स्तर पे ही संपन्न हो सकता है कार्य, तो जिलाधिकारियों को उस संबंध में हम निर्देशित करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय मंत्री जी के जो विजिट्स हैं उन पे क्या कार्रवाई की गई और उस पर हमें अच्छी सफलता भी मिलती है। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी के साथ। योगेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? योगेश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में भाजपा संगठन और सरकार दोनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जहां संगठन अपने कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ने में जुटा हुआ है, वहीं सरकार ने भी अब जमीनी स्तर पर अपने कामकाज की पड़ताल शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल फिर से जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ खास जानकारी है आपके पास?
नहीं, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि 2027 की जो तैयारियां हैं उसको लेकर बहुत तेजी से अगर कहें तो प्रदेश सरकार आगे बढ़ने लगी। खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जानते हैं कि 2027 में एक बार फिर से अगर भाजपा की सरकार लानी है, तीसरी बार लेकर आनी है, तो उसके लिए अब ग्राउंड लेवल पर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री अब गाँव-गाँव जाने की तैयारी करने वाले हैं। वो गाँव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से वो सोच रहे हैं कि विकास किया जाए। ये सारी चीजें अब मुख्यमंत्री खुद करेंगे और इसको लेकर पूरी तैयारी भी की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। मुख्यमंत्री के निर्देशों और त्योहारों को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने घनसाली क्षेत्र में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान तेज कर दिया है। विभागीय टीमें इन दिनों विभिन्न मार्गों पर गड्ढों की मरम्मत और पैच वर्क करने में जुटी हुई हैं। वहीं अधिशासी अभियंता डीसी नौटियाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी मुख्य और संपर्क सड़कों को 31 अक्टूबर तक पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि आमजन को यात्रा में परेशानी न हो। उन्होंने कहा है कि घनसाली, चमियाला, तिलवाड़ा, बूढ़ा केदार, टिहरी मार्ग सहित अन्य सड़कों पर कार्य तेजी से चल रहा है। विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है जो सड़कों का निरीक्षण और मरम्मत कार्यों की निगरानी कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में उन्होंने बताया है कि घनसाली गुत्तू मार्ग पर छैली के पास टूटा नाला लोहे की प्लेट से अस्थायी रूप से ढका गया है। इसे शीघ्र ही स्थायी रूप से दुरुस्त कर दिया जाएगा। इस वर्ष बरसात से उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा है और ऐसे में पुरोला क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि पुरोला सबसे पहाड़ी क्षेत्र है जहां से आपदाओं का नाता रहा है। इस बरसात में जो बड़ा नुकसान हमारे क्षेत्र में हुआ है उसमें खुद आकलन किया, जिसमें 400 से 500 करोड़ का नुकसान सामने आया है। बागवानियों के सेब खराब हो चुके हैं और मंडी तक नहीं पहुँच पाए हैं। ये आकलन हमने जिलाधिकारी और अन्य माध्यम से भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। हमें उम्मीद है कि इनमें हमें कुछ न कुछ सहायता जरूर मिलेगी। शहर में स्वदेशी जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भव्य स्वदेशी संकल्प यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा खाटू श्याम मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार क्षेत्रों से होते हुए गुजरी है और स्थानीय लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प दिलवाया गया है। यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिक, व्यापारी और सामाजिक संगठन और महिलाएं शामिल हैं। रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने भी यात्रा में भाग लिया है और लोगों से अपील की है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। यात्रा के दौरान वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ जैसे नारों से शहर गूंज उठा है और इस अवसर पर आयोजकों ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लाभों की जानकारी भी दी है और युवाओं से देश हित में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान भी किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने निरंतर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है। यानी भारत में बनी हुई वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसमें भारत के लोगों का खून पसीना लगा है, उन सारे लोगों को उन सारी वस्तुएं खरीदने की बात की गई है। आज उसी के तहत हमारे यहाँ जो स्वदेशी जागरण मंच है, इसके नेतृत्व में यहाँ सारे लोग आज एक पद यात्रा निकाल रहे हैं मुख्य बाजार में, ताकि जो त्योहारों का समय है लोग अधिक से अधिक भारत में बनी वस्तु का इस्तेमाल करें। और इसी तरह नगर निगम ने भी पहली बार अपना गांधी पार्क के अंदर स्वदेशी मेला लगाया है, जहाँ पर 400 से अधिक दुकानदारों को हमने वहाँ जगह दी है। वो ऐसे दुकानदार हैं जो सड़क किनारे बैठकर सामान बेचते थे और उनको हमने एक अच्छी दुकान उपलब्ध कराने का काम किया है। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्यजीत, क्या देखने को मिल रहा है? ये बहिष्कार जो है, इसके पीछे आखिर क्या एजेंडा दिखाई दे रहा है? जी, अगर बहिष्कार के पीछे की बात बताया जाए, लेकिन रुद्रपुर में कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन इस बार देखने को मिला है। जो मेयर विकास शर्मा रुद्रपुर के हैं, उन्होंने इस बार एक स्वदेशी संकल्प यात्रा को उनके द्वारा निकाला गया है, जो मुख्य बाजार होते हुए एक रैली को निकाला गया, लोगों को जागरूक किया गया। लेकिन सबसे मेन चीज पे ये देखा गया है
कि रुद्रपुर के जो गांधी पार्क में इस बार पहली बार एक स्वदेशी मेला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी स्वदेशी वस्त्र हैं, उसका स्वदेशी मिट्टी के बने हुए दिए हैं, सब यहाँ पे उपलब्ध है। उसमें रात में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे मेन चीज देखने को मिला, जो मेले का जो प्रभाव है इस बार बहुत अच्छा देखने को मिला है। अच्छा खासा भीड़ उसमें नजर आ रहा है। लोगों के जो व्यापारी है उनके चेहरे में खुशी नजर आए इस बार, क्योंकि उनका कहना है कि स्पष्ट रूप से इस बार स्वदेशी जो मेला लगाया गया, रुद्रपुर पहली बार लगाया गया, यह व्यापारों के लिए अच्छा एक प्रतीक माना जाता है। और जो लोग आते हैं उनके चेहरे में खुशी नजर आने देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सत्यजीत। दीपावली पर्व के मौके पर होने वाले उल्लू के शिकार को लेकर दून पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। वन विभाग पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है। वहीं अब एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कुछ लोग धार्मिक आस्था की वजह से तो कुछ लोग अन्य कारणों से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन कानून से ऊपर कुछ नहीं है और पुलिस अपना काम करेगी। आपको जैसे बता दें, धार्मिक हमारे आयोजन होते हैं तो कुछ जो गलतियां हैं या जो कहिएगा किसी के जो ऐसी आस्थाएं रहती हैं कि सोचते हैं कि जो इस तरह के जो प्रतिबंधित हमारे पशु पक्षी हैं उनका कहीं पूजा करके या कुछ अन्य कारणों से वो उसकी कोशिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट हो, चाहे हमारा जो ये जितने भी कानून है उसको प्रतिबंधित रखते हैं। और इसी सभी चीज़ों के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे और अन्य विभाग हैं उनके साथ अगर कोई शिकायत कहीं मिलती है तो उसको जाके हम रैंडमली चेक करें, रेड करें। इस बार भी इसको रखा गया टीम को कि इस तरह की कहीं शिकायत आती है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे कुछ प्रकरण आए जहाँ पर प्रतिबंधित जानवरों पक्षियों को जो है विशेष पूजा के लिए लोग खरीदने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये अपील भी करूंगा सभी को कि जो भी हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं वो अलग है, लेकिन जो कानून है वो अलग है। तो उस कानून के ऊपर हट के अगर कोई इस तरह का कृत्य करेगा तो वो कहीं ना कहीं कानून उस पर अपना सख्त रूप अख्तियार करेगा। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के नियोजित विकास के लिए अब तैयार की गई है ये योजना। हरिद्वार महायोजना 2041 के लिए आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। बल्ला इंटर कॉलेज में महायोजना के लिए आपत्ति सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें HRDA की VC सोनिका ने लोगों को आपत्तियां सुनी हैं और इस दौरान शहर भर से आए स्थानीय लोगों ने व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उपाध्यक्ष सोनिका ने कहा है कि कई चरणों में लोगों की आपत्तियां सुनकर जरूरत के मुताबिक महायोजना 2041 को आगे बढ़ाया जाएगा। नगर निगम की ओर से गांधी पार्क में आयोजित उत्तराखंड के पहले स्वदेशी दिवाली मेले का रंगारंग कार्यक्रमों के बीच भव्य शुभारंभ हुआ है। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया, महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया है। उद्घाटन अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मन मोह लिया है। वहीं महापौर ने कहा कि ये मेला छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। गांधी पार्क में मेला लगने से इस बार शहरवासियों को जाम और अव्यवस्था से भी निजात मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय उत्पादों को बाजार और व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि 3 दिन में मेले का खाका तैयार कर करीब 300 दुकानें लगाई गई हैं। 21 अक्टूबर तक चलने वाला ये मेला स्वदेशी अपनाने का संदेश देगा और शहर की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगा। जैसे कि मैं आज यहाँ पे आया स्वदेशी मेला में और घूमा चारों तरफ, हर एक स्टॉल मैंने देखा, तो स्वदेशी मेला का जो यहाँ पे लगाने का उद्देश्य सरकार का है, बहुत ही सराहनीय, अच्छा है। जो चारों तरफ के युवा है और जो यहाँ के जनता के लोग हैं, एक उनको यहाँ पे देखने का मौका मिल रहा है कि एक साथ सब दुकानें और साथ ही साथ दीपावली का पर्व जो आ रहा है उससे संबंधित सब सामग्री यहाँ उपलब्ध है। सबसे पहले आप रुद्रपुर की स्थिति को आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर एक विकास, जिसे पहले यहाँ पे विकास पुरुष जिनको कहते थे वो यहाँ से चले गए, उसके बाद से यहाँ विकास होना एकदम बंद हो गया है। सर्वप्रथम मैंने यहाँ पे दावेदारी जो मैं करूँगा उसके बाद मैं बताऊँगा कि यहाँ पे विकास की कितनी आवश्यकता है। अभी विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रखा है, तो मैं विकास पे ही मैं इस पे ध्यान दूंगा। हरिद्वार में जाम छलकाना भारी पड़ चुका है। सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर जाम छलकाना लोगों को भारी पड़ा है। इस दौरान सिडकुल पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए
42 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। 81 पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही भी की गई है और इस दौरान चेकिंग के वक्त 12 वाहनों को सीज भी किया गया है। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।